जो इत्तेहादी जमातें हैं वो आपस में उनके फटे पड़े हुए हैं कि किसको क्या मिलेगा पीएसडीपी के ऊपर और दीगर मामलात के ऊपर। आईएमएफ की डील जो है चूंकि वो करीब आ रही है, इसलिए मार्केट्स का और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है। इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट इज इज गॉन थ्रू द रूफ। जितना हम रिलायंस करता है मीडिया स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, गालिबन वो मिसप्लेस्ड है। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सबसे एक बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रीब्यूट करने में। रुपी और डॉलर की एडजस्टमेंट की जरूरत है। आईएमएफ उन्होंने तो कहा है कि जी 329 के ऊपर इसको आप बजट करें। हमने एक्सपोर्टर्स पे भी टैक्स लगा दिए हैं और हमने सैलरीड लोगों पे भी टैक्स लगा दिए हैं और हमने जो पहले से टैक्स देते थे उनके ऊपर और टैक्स लगा दिया है, तो हमें 1400 अरब वहां पे आ जाएगा। एफबीआर के एम्प्लॉइज जो है 18,332 हैं। टोटल 52 बिलियन रुपीस का खर्चा। परफॉर्मेंस 1.8% लोग जो हैं वो रिटर्न फाइल करते हैं। जो हम टीवी में देखते हैं और इंडिया की परफॉर्मेंस और जीडीपी बढ़ रहा है, तो वो इस कदर ज्यादा इनकम डिस्पैरिटी है इंडिया के अंदर कि चंद हाथों के अंदर सारी इकोनॉमी है। कोविड में वर्ल्ड को एक लेसन लर्न करना पड़ा, स्पेशली वेस्ट को, कि चाइना बंद हो गया, इसकी वजह से सारा वर्ल्ड बंद हो गया। अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइना से शिफ्ट करके दूसरी कंट्रीज में ले जाएं और वो इंडिया को फोकस करना चाहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की एक नई एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा साहब वापस आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज भी हम पाकिस्तान की मईशत के जो नए ट्रेंड्स हैं और जो चैलेंजेस हैं और किस तरह से मौजूदा हुकूमत और पॉलिसी मेकर्स नबर्द आजमा हो रहे हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। पूछेंगे हारून साहब से कि बजट के बाद क्या सूरत हाल है, आईएमएफ की डील कहाँ तक पहुंची है, क्या पाकिस्तान की मईशत में कोई बेहतरी के आसार हैं या नहीं है। और फिर इसके बाद हम अब हमारे पड़ोस में जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं वहाँ पे इलेक्शंस हो गए हैं दोबारा से। नरेंद्र मोदी वजीर आजम बन गए हैं, लेकिन इस बार एक कोलिशन हुकूमत में आए हैं। वहाँ की मईशत का और वहाँ की जो इकोनॉमिक ग्रोथ और तरक्की का जो एक ट्रेंड रहा है, वो अब कहाँ जा रहा है आगे, उसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। जाहिर बात है खिताब इसमें मुंसलिक भी है, इसलिए ये गुफ्तगू उम्मीद है आपको पसंद भी आएगी। अपने सवालात और कमेंट जरूर दें। तो हारून साहब, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि बजट आ चुका है, और बजट पे आपने तो पिछले हफ्ते जो है वो एक उसके ऊपर कुछ कमेंट्स भी दिए थे। उसके अलावा भी हमने यहाँ पे काफी उसको कवर किया। लेकिन अब इस पोस्ट बजट फेज में इस वक्त तो निगोसिएशन चल रही है उसको पास करने की। जो इत्तेहादी जमातें हैं वो आपस में उनके फटे पड़े हुए हैं कि किसको क्या मिलेगा पीएसडीपी के ऊपर और दीगर मामलात के ऊपर। वो सियासी मामला तो एक एक तरफ अजय बजब मैशत में होती है सियासत भी, लेकिन दूसरी जानिब ये है कि आपने देखा कि स्टॉक मार्केट में कुछ तेजी आई कल और परसों। उसकी बुनियादी वजह वो ये बता रहे हैं कि जी आईएमएफ की डील जो है चूंकि वो करीब आ रही है, इसलिए मार्केट्स का और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है। तो जरा इन दोनों चीजों के ऊपर वन बाय वन बताइए, और आप क्या समझते हैं कि कोई ऑप्टिमिस्टिक ट्रेंड या साइन दिखाई दे रहा है आपको। बहुत कुछ पूछ लिया है, अपॉलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक रजा, हमने आपको बड़ा मिस किया लास्ट वीक, लेकिन वो नॉरेज ने बड़ा जबरदस्त शो किया था। एंड बिल्कुल। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सेलिब्रिटी तो फिर आप ही है ना। तो ओहो। नॉलेज वाज ग्रेट। सो वेलकम बैक। हाँ, आपका जो सवाल बजट का, हमने बड़ी डिटेल में इस पे लास्ट वीक बात की थी। तो मैं क्विकली इसका पोस्ट बजट सिनेरियो बता देता हूँ। यस, देयर इज बॉयंसी इन द मार्केट एंड वो तो 80,000 टच कर गया था, और अभी वो 78,000 समथिंग के ऊपर क्लोज हुआ है फ्राइडे को। एंड ऑब्वियसली उसकी मेन वजह यही है कि आईएमएफ की एग्रीमेंट जो है वो इमिनेंट है। जो बजट ये आया है उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जी 13,000 अरब जो है वो टैक्स का टारगेट है। अगर वो पूरा ना भी हुआ तब भी जो बजट डेफिसिट है अंडर कंट्रोल रहेगा, और प्राइमरी डेफिसिट जो है वो, प्राइमरी सरप्लस जो है वो, देयर विल बी अ प्राइमरी सरप्लस। तो ओवरऑल इट्स पॉजिटिव न्यूज एज फार एज द स्टॉक मार्केट इज कंसर्न। इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आ रहे हैं, इन्फ्लेशन भी उसकी खबरें नीचे आने की, तो दैट्स आल्सो अनदर रीजन व्हाई इन्वेस्टर्स आर वेरी वेरी हैप्पी। और एज आई हैव सेड इन द पास्ट एज वेल, प्रॉफिटेबिलिटी कॉर्पोरेशंस की जो है डिविडेंड्स जो है वो काफी ठीक ठाक डिविडेंड्स आ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी रही है, बैंक्स ने बड़ा ठीक ठाक पैसा बनाया है। तो ये सारा कुछ मिलके स्टॉक मार्केट इज इज गॉन थ्रू द रूफ। एंड वो तकरीबन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रजा, कीप इन माइंड, मैं हमने ये पहले भी कहा था कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है उसके अंदर 523 कंपनीज हैं।
कंपेयर दैट टू बांग्लादेश 625 एंड कंपेयर दैट टू इंडिया वो 7,000 के करीब। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कैप जो है उसकी वैल्यू वो ये सब कुछ होने के बावजूद को $70 बिलियन के करीब है। राइट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज $5,200 बिलियन एंड ओह। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज $26,000 अरब। सो यू नो व्हेन यू कंपेयर कि पाकिस्तानी अवाम की कितनी पार्टिसिपेशन है, सो इट्स नाइदर हियर नॉर देयर। सो वो इतनी को रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ये स्टॉक मार्केट की बॉयंसी। तो ये तो स्टॉक अच्छा, मार्केट ये का। बड़ी हाँ, कंपैरेटिव टर्म्स में ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने नंबर साइट किए हैं। इवन बांग्लादेश का नंबर ऑफ कंपनीज आगे और कैपिटलाइजेशन बेहतर है। तो ये वाकई ये भी एक, इसके ऊपर हमें डिटेल में बात करनी चाहिए कि किस हद तक जितना हम रिलायंस करता है मीडिया स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, गालिबन वो मिसप्लेस्ड है, अगर मैं जी, आपकी बात को सही समझ रहा हूँ, क्योंकि और बिल्कुल। वेरिएबल्स जो है वो डिफाइन करते हैं। अच्छा, लेकिन हारून साहब, महंगाई में तो कमी आई है मेरे ख्याल से, वो तो एक पॉजिटिव आया है अवाम के लिए भी, ओवरऑल भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सस्टेन कर पाएंगे इस लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन को? ये जरा सुनाइए। देखिए, जो इन्फ्लेशन है मैं पहले भी बताया था लास्ट वीक ऑफ मई की, जो इन्फ्लेशन मई का ओवरऑल जो है 11.8% इन्फ्लेशन नीचे आई है। और कंपेयर टू पिछले साल मई में 38% के करीब थी। सो एंड वन ऑफ द रीजंस इज कि वो उसको कहते हैं डिनोमिनेटर इफेक्ट, कि अगर पिछले साल इतनी ज्यादा थी, यानी कि वो 38% से बढ़ रही थी, तो अब ये है कि उतना नहीं बढ़ रही। मतलब अब वो 12% से बढ़ रही है। तो इसमें कोई मतलब इतनी छलांगे लगाने वाली बात नहीं है। बात यह है कि पहले बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, अब उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही। तो बढ़ अभी भी रही है। और डबल डिजिट इन्फ्लेशन इज नॉट गुड न्यूज एनीवेज। तो बाकी जो आपने कहा कि ये सस्टेन करेगी कि नहीं, तो मई का आखिरी वीक जो था, वीक क्लॉक्ड इन 21.4% इन्फ्लेशन। जून का पहला हफ्ता जो था, we clocked in 21.69% inflation. So, you know, the trend is rising. So the trend is on the rise. So we have to be very, very careful. But hopefully, you know, things will be under control. तो ये तो इन्फ्लेशन, और इन्होंने बाय द वे नेक्स्ट ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए 12% इन्फ्लेशन जो है वो बजट की हुई है। तो सो ये जो इन्फ्लेशन पे मेरे हो गया ख्याल आगे से, कुछ और। जो हारून भाई, बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। क्योंकि जिस तरह से अगर डीवैल्यूएशन होती है, और अगर ये टैक्सेस की जिस शरह से कलेक्शन का ख्याल है, अब ये थोड़ा बताइए। अब जारी बात है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट, उसका भी जिक्र हो ही जाना चाहिए, एफबीआर का। और एक जो कि पोस्ट, अच्छा ये आपने आपने मैंने देखा था पिछले हफ्ते, आपने उसका तस्करा भी किया था। ये जो इतना हाई वो इस बार उन्होंने टारगेट अपना रखा है, जो भी एक तो ये बताइए कि अचीवेबल वो है, लेकिन इसका जारी बात है, इसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी तो होता है ना। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सबसे एक बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रीब्यूट करने में। जरा इसके ऊपर भी एक कमेंट कर दीजिए, इससे पहले कि हम इंडिया की बात करें जरा। नहीं, ये 12% जो बजट किया है, ये जरा समझ से बालातर है। बड़ा प्रेशर होगा इतना करने के लिए। क्योंकि आप सही कह रहे हैं, क्योंकि रुपी और डॉलर की एडजस्टमेंट की जरूरत है। मैंने पहले भी बताया, हम्म। आईएमएफ है, उन्होंने तो कहा है कि जी 329 के ऊपर इसको आप बजट करें, डॉलर रुपी का। और दूसरा, लेकिन आई थिंक एट द सेम टाइम, क्योंकि वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस जो हैं दे आर लाइकली टू स्टे सबड्यूड, तो इन्होंने उसको बैलेंस करने की कोशिश की है। बहरहाल इट विल स्टिल बी टॉल ऑर्डर के वो 12% के ऊपर। आपने एफबीआर की बात की, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह, तो वो देखे ना, वो कह रहे हैं कि जी हमने 9,500 इकट्ठा किया, 9,400 के करीब इस दफा ये करेंगे बाय 30 जून। और अब हम 13,000 इकट्ठा करेंगे। 38% इंक्रीज वो आईएमएफ के कहने पे उन्होंने कर तो लिया है। वो अब उसमें वो कह रहे हैं जी 1,400 अरब जो है वो हम 12% इन्फ्लेशन प्लस 3.6% जीडीपी ग्रोथ इन्होंने जो प्लान की है, तो वो कह रहे हैं जी 15.6%। 1,400 अरब तो वैसे ही आ जाएगा, घर बैठे आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद फर्दर बिल्कुल। 1,400 वो कह रहे हैं कि उसको हमने वो टैक्सेस लगा दिए हैं, हमने एक्सपोर्टर्स पे भी टैक्स लगा दिए हैं, और हमने सैलरीड लोगों पे भी टैक्स लगा दिए हैं, और हमने जो पहले से टैक्स देते थे उनके ऊपर और टैक्स लगा दिया है, तो हमें 1,400 अरब वहां पे आ जाएगा। और बाकी बिल्कुल। 800 अरब जो है, वो कहते हैं जी वो हमारे कोई 2,000 2,500 केसेस फंसे हुए हैं अदालतों में, हम वहां से निकाल लेंगे। अगेन अनरियलिस्टिक। लेकिन रजा, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे पता था आप ये इसकी जरूर बात करेंगे, तो जरा मुझे 1 मिनट दें, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग शेयर करूं। ये नईम सादिक साहब हैं,
उन्होंने जी ये हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियर, बट इज अपेरेंटली अ सोशल वर्कर एज वेल, आई डोंट नो हिम। बहुत ही फैसिनेटिंग किस्म का आर्टिकल उन्होंने डॉन में लिखे, जरा सुने। एफबीआर के एम्प्लॉइज जो है 18,332 हैं, उसमें से 15,132 ग्रेड 1 और 16 के दरमियान है, और 3,217 से 22 के दरमियान है। ठीक है जी। अब आगे सुने। जी 38 जो है रिकॉर्ड शॉर्टर्स हैं, 63 कासिद्स हैं, 273 बेलिफ्स हैं, 517 नोटिस सर्वर्स हैं, 546 दफ्तरीज हैं, और 1592 नाइब कासिद हैं। सो 2840 जो हैं, ये सारे एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है जी। उफ उसके बाद आगे उफ सुने। प्राइवेट सेक्रेटरीज हैं, 42 सेक्रेटरीज हैं, 134 असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरीज हैं, 135 असिस्टेंट हैं, 309 सुपरिंटेंडेंट हैं, 356 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, 434 स्टेनोटाइपिस्ट, 655 सुपरवाइजर्स, 1430 लोअर डिवीजन क्लार्क, 1751 अपर डिवीजन क्लार्क। सो ये 5276, ये सारे एक ही काम कर रहे हैं। उसके बाद सुने जी। 17 चौकीदार, 179 हवालदार, 194 आर्म गार्ड्स, 2406 सिपाही, 11 लेडी सर्चर्स, 13 माशकी वाटर कैरियर, 18 टेलीफोन ऑपरेटर्स, 52 फराश, 172 मालीज, एंड 293 सैनिटरी वर्कर्स। ठीक है जी। 1244 गाड़ियां, 975 ड्राइवर हैं। इन सब की सैलरीज, अलाउंसेस और पर्क्स 25 अरब रुपया। इस पे इलेक्ट्रिसिटी, बिल्डिंग मेंटेनेंस, पेट्रोल, गाड़ियां, उनकी मेंटेनेंस, इक्विपमेंट, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, 27 बिलियन डॉलर रुपीज के टोटल, 52 बिलियन रुपीज का खर्चा। परफॉर्मेंस 1.8% लोग जो हैं वो रिटर्न फाइल करते हैं, और 1% टैक्स देते हैं। 92% से ज्यादा टैक्स जो है वो एट सोर्स कट जाता है। ये है जी एफपीआर की परफॉर्मेंस। राइट राइट तो हारून भाई यही तो मसला है, ये जो आपने बताया है ये एफबीआर का भी। और आपको पता है, आप तो रहे फेडरल गवर्नमेंट में भी रहे हैं। वो करते ये हैं कि एक अफसर के साथ जो एक सेक्शन अफसर, एक डेप्यूटी सेक्रेटरी के साथ पूरा पैराफर्नेलिया बनाते हैं। फराश नाइब कासिद को कॉलोनियल जमाने का क्या, एक आदमी बस्ता उठाएगा, एक फाइल उठाएगा, एक खिड़की बंद करेगा, एक बार बूटों को पानी देगा। हालांकि आपको पता है कि मॉडर्न प्रैक्टिसेस बिल्कुल बदल गई है। तो ऑब्वियसली ये इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी, ये इसकी रैशनलाइजेशन बहुत जरूरी है। मैं ये इस हक में नहीं हूं कि लोगों को नौकरियां चली जाएं, लेकिन ये कि आप उनको कहीं किसी प्रोडक्टिव काम, ये जो कंट्रीब्यूशन है, वैल्यू एडेड है इन लोगों के टाइम की, वो होनी चाहिए ना अल्टीमेटली। तो बहरहाल ये बात तो बड़ी लंबी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया ये शेयर करने का, और बड़ी इंसाइटफुल। मुझे भी इतने फराश और ये खिड़की खोलने वाले सैनिटरी वर्कर्स का नहीं पता था कि 300 क्या वो कर रहे हैं। बहरहाल वो हम बढ़ते हैं पड़ोस इंडिया की तरफ। वो भी हमारे ही साथ आज़ाद हुए 1947 में। ब्यूरोक्रेसी वहाँ की भी बिल्कुल हमारी जो हमने इनहेरिट की, उसने उसमें उन्होंने चेंजेस की। लेकिन माशी तौर पर पिछले चंद सालों में, बल्कि 2 दहाइयों में, वो काफी आगे उन्होंने तरक्की की है। आपने कुछ अभी एग्जाम्पल भी दिया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह का। लेकिन अभी वहाँ इलेक्शन हुए हैं, वहां भी सियासी अथल पथल हलचल जो है वो रही है। और अब एक कोलिशन गवर्नमेंट आई है। जो पिछली 2 गवर्नमेंट्स तो नरेंद्र मोदी की तकरीबन एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट्स थी। अब एक कोलिशन में है, जो कि यकीनन उनको और पॉलिसीज अपनी वेरी करनी पड़ेंगी, पार्टनर्स के साथ चलना पड़ेगा। तो ये बताइए कि ये इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं, इनका इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या होगा ओवरऑल? जी, तो देखिए, मैं इस पे रिसर्च कर रहा था रजा, तो बड़ी इंटरेस्टिंग उसकी डिटेल्स पता लगी हैं कि जो सामने नजर आ रहा है एक्चुअली वो पीछे से नहीं है। तो लेट्स हम्म। स्टार्ट। अच्छा, एक कमेंट आया था कि वो कि जी मैं वो पढ़ रहा होता हूँ, तो ये तो पढ़ना नहीं चाहिए मुझे ये स्क्रीन से, तो अब मुझे रटा लगाना नहीं आता, इसलिए वो मैं लिख लेता हूँ। तो अच्छा, सो 601 नहीं, 1.5 मैं बिलियन। सॉरी, मैं आपकी बात काटूंगा। देखें, रट्टे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चूंकि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहे होते नाजरीन, तो जिनका भी वो कमेंट था उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। उसमें एक एक जीरो या आशारिया डेसिबल होता है, तो वो गलत इंफॉर्मेशन चाहती है। सो वी हैव टू बी वेरी एक्यूरेट। ये जिम्मेदारी का काम है अब भाइयों और बहनों। बहरहाल जी, हारून साहब कंटिन्यू। तो 1.5 बिलियन के करीब पॉपुलेशन है, उसमें से 600 मिलियन, 60 करोड़ वोटर्स थे। 7 वीक लॉन्ग इलेक्शन था। तमाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यूज हुई, एक भी कंप्लेन नहीं आई। तो राइट। टेक होम पॉइंट।
टोटल सीट्स 544 का हाउस है। बीजेपी को 242 मिली। इन्होंने बड़े नारे लगाए, अब की बार 400 पार, अब 400 से ज्यादा लेने के बाद वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के चक्कर में तो बीच में से 242 ले सके। और इनके अलाइज मिला के 52 सीट्स अलाइज की, तो 294 टोटल है इनके पास। कांग्रेस और उनके अलाइज मिला के 235 है। सो इट्स अ वेरी बैलेंस्ड एंड हाउस, एंड बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इस दफा आई है। तो जाहिर है जिस तरह आप कह रहे हैं, वो जिस तरह वन मैन रूल वो 10 साल करते रहे, उस तरह से इट्स नॉट पॉसिबल एनी मोर। 73 ईयर ओल्ड के हैं ये नरेंद्र मोदी साहब। अब इनका इनका अलायंस मेन पार्टनर जो है वो चंद्रबाबू नायडू। उनकी 16 सीटें, तेलुगु पार्टी है आंध्र प्रदेश की साउथ में, उससे हैं। जी। और फिर ऑफ कोर्स नीतीश कुमार साहब, जनता दल यूनाइटेड पार्टी, बिहार के चीफ मिनिस्टर होते थे, बड़ा इन्होंने जबरदस्त, ये ईस्ट में बिहार प्रोविंस है, उनकी 12 सीटें हैं। तो अब ये जो दो, चंद्रबाबू नायडू और जो नीतीश कुमार है, ये बड़े सेक्युलर और बड़े टेक्नोक्रेट और बड़े, जिसको कहते हैं ना, ये घाक पॉलिटिशियंस भी हैं और टेक्नोक्रेट्स भी हैं। तो वो मोदी साहब असल में एक तो एंटी मुस्लिम वो रोड पे चल रहे थे, फिर ये लाने की कोशिश कर रहे थे यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि बेसिकली जिसका मतलब है कि ये जो डिफरेंट मजाहिब के अंदर डिफरेंट तरीका कार है, मैरिज का, इनहेरिटेंस का वगैरह, वो सबको खत्म करके तो एक वो काइंड ऑफ हिंदू यूनिफॉर्म कोड लाने लगे। तो वो उसमें क्योंकि एलाइज जो है वो सेक्युलर हैं, तो वो उनके लिए करना मुश्किल हो जाएगा। ये लिंक है जो मैं आगे आपसे इकोनॉमी की बात करूंगा। अच्छा, बिग टाइम इन्होंने नॉर्थ अपर उत्तर प्रदेश में लूज किया है, बिग टाइम। जो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान जितनी 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहां पे और हिंदी स्पीकिंग है, तो उधर से बिग टाइम लूज किया। और यूल बी सरप्राइज कि जहाँ पे बाबरी मस्जिद शहीद की थी और वहां पे राम टेम्पल बनाया, बड़ी उसकी कोरियोग्राफ किया, और ये एवटार बन के वो कहते हैं जी मैं तो हूं ही नहीं इंसान, मुझे तो भगवान ने किसी मकसद के लिए उतारा है। तो वो जहाँ बनाए अयोध्या में, वहां से हार गए। और कुछ इन्होंने गेन किया है। हाँ, कुछ गेन किया इन्होंने। ये दो मेनली स्टेट्स हैं, एक तो ईस्ट के अंदर ये ओडिशा स्टेट है वहां पे, और एक साउथ में तेलंगाना। तो मेनली क्योंकि वहां पे जो ये 2 दफा पहले नहीं जीते और उधर की पार्टी से लोग तंग आ गए हुए थे, तो और इन्होंने काफी वेलफेयर बेनिफिट्स वगैरह और हिंदू फर्स्ट का नारा लगा के वहां पे इनको सपोर्ट मिली है। मेन इश्यूज थे जी अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड सोशल जस्टिस। अब ये सुनिए जी, थोड़ा आते हैं इकोनॉमी की तरफ। 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन 1 बिलियन, 100 करोड़ की वर्किंग एज पॉपुलेशन है इंडिया में। जॉब्स कितनी है? वाह। 430 मिलियन। 100 करोड़ की वर्किंग पॉपुलेशन है, सिर्फ 43 करोड़ जॉब्स अवेलेबल हैं। तो आप सोचें अनएम्प्लॉयमेंट का वहां पे क्या हाल है। और ये जो 43 करोड़ हैं, ये भी ज्यादातर ये मजदूर और फार्म्स के ऊपर काम, इनकी कोई रेगुलर इनकम नहीं है कि जिसको वो प्लान कर सकें। और इस यानी कि जो हम टीवी में देखते हैं और इंडिया की परफॉर्मेंस और जीडीपी बढ़ रहा है, तो वो इस कदर ज्यादा इनकम डिस्पैरिटी है इंडिया के अंदर कि चंद हाथों के अंदर सारी इकोनॉमी है। और उसका मुजाहरा आप अगर फॉर इंस्टेंस बड़े शहरों में चले जाएं, मुंबई की बड़ी मशहूर स्काईलाइन इन्होंने और भी डेवलप की है, और बड़ा मशहूर है कि आप किसी 5 स्टार होटल में ठहरे, नीचे देखें तो वो स्लम्स, टोटल स्लम्स हैं। और वहां पे गरीब लोग रह रहे हैं, वो झोंपड़ियों के अंदर रह रहे हैं, और कोई वहां पे वो इंतजाम नहीं है, फ्लश वगैरह या प्लम्बिंग वगैरह कोई नहीं है, और वो आउट इन दी ओपन वो डेफिकेट करते हैं, एंड इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो मोस्ट इंडियन वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काम करते हैं। अच्छा, फर्दर इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है रजा, के ये जो लेट 90s अर्ली 2000s का ये जो मैन्युफैक्चरिंग बूम आया था ईस्ट एशिया के अंदर, जिसमें ये मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह, ये सारे जो मुल्क थे, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की तरफ फोकस करके अपनी पॉपुलेशन को पॉवर्टी, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इफ नॉट बिलियंस लोगों को पॉवर्टी से निकाला था, चाइना इंक्लूडेड। इंडिया जो था, इट मिस्ड दैट ट्रेन, क्योंकि इंडिया हैज ऑलवेज बीन एन इंट्रोवर्ट कंट्री। वो सिर्फ सेल्फ सफिशिएंसी के बारे में दे वर जस्ट हेल बेंट। और ऑलवेज जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनको एक सस्पिशियस की निगाह से देखा जाता था, अभी भी। तो जिसकी वजह से वो मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं क्रिएट कर सके। दैट इज द मेन रीजन जिसकी वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है। अब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग, मोदी साहब आए, उन्होंने पॉलिसीज बनाई, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया, लेकिन वो उतना नहीं कर सके जितनी डिमांड है। तो रिजल्ट ये हुआ कि हम्म। इस वक्त
जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 13% ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, जो कि जब मोदी साहब आए थे उससे कम है। तो जी हाँ। जितनी जरूरत है, जिस स्पीड से आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो इंडिया में नहीं हुई। दूसरी बात यह कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, देखें, वर्ल्ड ने इन्वेस्ट किया चाइना के अंदर, उसको अपनी फैक्ट्री बनाया, लेकिन कोविड में वर्ल्ड को एक लेसन लर्न करना पड़ा, स्पेशली वेस्ट को, कि चाइना बंद हो गया, जिसकी वजह से सारा वर्ल्ड बंद हो गया। अब जी वो जी जी चाहते हैं जी। कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइना से शिफ्ट करके दूसरी कंट्रीज में ले जाएं, और वो इंडिया को फोकस करना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट आई है वो ज्यादातर स्टॉक मार्केट में आई है। हालांकि वो एप्पल टाइप कंपनीज वहां पे गई हैं, लेकिन वो असेंबली में गई हैं, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं गई। ऑटो सेक्टर उनका डेफिनेटली फ्लरिश कर रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से होना चाहिए। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप चाहते हैं वर्ल्ड अंदर आए, तो आपको अपनी ब्यूरोक्रेसी को चेंज करना पड़ेगा इंडिया को, कि भाई वो उनको वेलकम करें। ये सारा करने के लिए आपको मैसिव फंडिंग चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि अब ये कोalition गवर्नमेंट बन गई है, और वो जो 400 सीटें सोच रहे थे वो 242 मिली हैं। तो अब मोदी साहब लाइकली ये करेंगे कि वो कैश हैंडआउट्स देंगे, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स करेंगे, ताकि लोगों की सिंपथीज विन कर सकें। सवाल ये है कि जब वो ये करेंगे तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जिसको कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ट्रैक करेगा, वो फंड्स रहेंगे उनके पास या नहीं रहेंगे? तो इट्स अ मिक्स बैग, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये जो कोalition है, रूलिंग कोalition मोदी साहब लेड, ये अब किस तरफ जाएगी, इन्वेस्टमेंट किस तरफ करेगी। ये डोमेस्टिक, देखे ना, वो अगर फॉरेन कंपनीज को टैप इन करने की कोशिश करते हैं, तो डोमेस्टिक कंपनीज जो हैं, दे डोंट लाइक इट। So it'll be a very delicate balance that Modi Saab will have to play. But, it's something which is very interesting. We'll continue to watch it. जी, बहुत इम्पोर्टेंट ये सवाल आपने रेस किया है। सवालिया निशान है कि क्या इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो है वो चेंज हो सकती है। शवाहिद है कि वो हो सकती है, बिल्कुल पोटेंशियल है। कोलिशन गवर्नमेंट्स के पास वैसे भी फैसला साजी जो होती है, लेकिन बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा। हारून भाई, ये तो बहुत ज्यादा आपको पता है, इंडिया जैसे उसकी आबादी और उसका रकबा है, तो उसके इश्यूज भी इतने ज्यादा है। वी कैन एक्चुअली गो इनटू अ लॉट ऑफ दीज इश्यूज ऑफ इनजस्टिस, इनइक्वालिटी, और बहुत इस इलेक्शन में उसने रोल अदा किया है। लेकिन बहरहाल अंटिल नेक्स्ट टाइम, हमारे अभी का आज के शो का वक्त जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। और आपकी आमद का शुक्रिया। नाजरीन, आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने अपने इसको शेयर भी करना है, लाइक तो करना ही करना है, और अपने कमेंट्स और सवालात भी छोड़ें। अगले हफ्ते हम उनको आपके सामने जो है वो डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही खुदा हाफिज।